नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल द स्टडी हब में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में आपको हिंदी के प्रश्न मिलने वाले हैं जो कि वीडियो 2016 के एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, चाहे वो वीडियो के एग्जाम हो, चाहे वो लेखपाल के हो, चाहे वो लोअर पीसीएस के हो, युवा कल्याण अधिकारी, जितने भी यूपी ट्रिपल एससी आयोजित कराती है उसमें दोस्तों हिंदी का एक विशेष योगदान रहता है। हिंदी उसका ऐसा सब्जेक्ट है जो उसमें पूछा ही पूछा जाता है और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, आपको हिंदी के सारे प्रश्न पत्र मिल जाएंगे। सारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा किसी भी एग्जाम में हिंदी के, वो सारे दोस्तों आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आज दोस्तों हम वीडियो 2016 के एग्जाम में जो हिंदी के प्रश्न आए थे उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के जवाब आप स्वयं दे सकें। मेरे उत्तर बताने के पहले आप खुद से उनको एक बार प्रयत्न करिएगा सही करने का, फिर इसके बाद मैं उत्तर बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, इसको पूरा पढ़ता हूँ। देवशाव शान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार? दोस्तों, यहाँ पर अलंकार पूछा गया है। वीडियो 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसी का प्रश्न है, तो इसमें आपको बताना है। तो दोस्तों, इसको पढ़ने पर आपको पता चला होगा कि यहाँ पर जो सीधे यहाँ लिखा है, देवशाव शान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो संध्या सुंदरी परी है, यहाँ उसको मानव की तरह ट्रीट किया गया है, मतलब निर्जीव होने के बावजूद भी इसको सजीव की तरह दिखाया गया है। ठीक, कि वह उतर रही है। संध्या सुंदरी मतलब जो संध्या का समय होता है उसकी वर्णन किया गया है। शायद महादेवी वर्मा की एक कविता है संध्या सुंदरी, तो उसी का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों, यहाँ संध्या सुंदरी का मानवीकरण करके बताया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार हो गया। अगर आपने डी ऑप्शन सही किया है तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदी की आदि जननी क्या है? तो दोस्तों, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। पाली, संस्कृत, अभ्यंश और प्राकृत। तो दोस्तों, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी पार्ट, संस्कृत। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, यहाँ पर आपको वन वर्ड बताना है कि उसको क्या बोलते हैं। तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को बोलते हैं दोस्तों कुलीन। ठीक, तो यहाँ पर डी पार्ट हो जाएगा। अगर आपने डी पार्ट सही किया है तो आपने बिल्कुल सही किया है। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो दोस्तों, ये कौन सा वाक्य भेद बताना है? प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। तो दोस्तों, यहाँ प्रश्न पूछने की तो बात करी नहीं गई है, ना विस्मय की बात हो रही है, ना ही निषेधात्मक नकारात्मक कोई बात नहीं कही गई। तो दोस्तों, यहाँ पर एक इच्छा की व्यक्त की गई है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दो। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी पार्ट, इच्छावाचक वाक्य। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है, श्री गणेश का विलोम शब्द आपको बताना। श्री गणेश, हम किसी भी चीज को कहते हैं श्री गणेश करते हैं। तो दोस्तों, जब कोई चीज प्रारंभ करते हैं श्री गणेश कहते हैं। तो इसका विलोम आपका हो जाएगा इतिश्री। ठीक, इतिश्री मतलब अंत कर देना। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है, फूल का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर आपको फूल का पर्यायवाची नहीं है। जल्दी जल्दी दोस्तों, क्या होता है एग्जाम में, इस क्वेश्चन का मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ा करिए। कोई भी क्वेश्चन हो एग्जाम में, बहुत आसान प्रश्न होता है, सबके साथ होता है कभी कभी। तो यहाँ पर जैसे आप पढ़ते हैं कि फूल का पर्यायवाची नहीं तक आप पहुंचते ही नहीं है, तुरंत सुमन मार के आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी गलती होने की चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आपको पूरा प्रश्न पढ़ना है कि फूल का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, सुमन, पुष्प, तनुजा, कुसुम। तो दोस्तों, यहाँ पर तनुजा जो है आपका नहीं है पर्यायवाची। ठीक, फूल का ही तनुजा जो होता है पर्यायवाची, वो पुत्री का होता है। चलिए, अब हम आगे के प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो दोस्तों, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। हमने अपने रस की वीडियो में इसको कंप्लीट कराया हुआ है, और अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट हिंदी की देख सकते हैं। सारी की सारी वहां पर आपको मिल जाएंगी, जो भी ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक हैं, जैसे रस, छंद, अलंकार, समास, छंद, ये सारे टॉपिक हमने वहां पर कंप्लीट करे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है यहाँ पर, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिन सिजाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? दोस्तों, यहाँ पर आपको रस बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है। भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस। तो दोस्तों, यहाँ पर
जहाँ पर निर्वेद नाम का स्थायी भाव पाया जाता है दोस्तों, वहां पर शांत रस होता है। तो उपरोक्त पंक्तियों में शांत रस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। लिखा हुआ है जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों अभी अभी हमने छंद कंप्लीट किया है, तो वहां पर आपको डिटेल से पढ़ाया भी था। जहाँ पर 16 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में, और 4 चरण होते हैं छंद में, तो दोस्तों वो आपका होता है चौपाई। ठीक, अब जो कि सममात्रिक छंद होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपका पूछ लिया गया है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची, पारिजात, कल्प तरु, देव वृक्ष, ये सभी। तो दोस्तों ये उपरोक्त तीनों के तीन हैं आपके कल्प वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है उसे क्या कहते हैं। इंद्रजय, इंदु, इंद्रजीत, जितेंद्रिय। तो दोस्तों जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। ठीक, जो मेघनाथ था उसका नाम भी इंद्रजीत था क्योंकि उसने इंद्र को जीत लिया था। और जो आपका चौथा पार्ट दिया गया जितेंद्रिय, तो दोस्तों जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे कहते हैं जितेंद्रिय। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि दोस्तों हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 14 अक्टूबर, 14 सितंबर, 11 जून, 15 सितंबर। तो दोस्तों 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों 14 सितंबर को ही जो हिंदी है उस हिंदी भाषा को राजकीय भाषा के रूप में अपने संविधान में सम्मिलित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। लिखा हुआ है राजपुत्र में कौन सा समास है। दोस्तों राजा का पुत्र राजपूत कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो आपका ए पार्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों लिखा हुआ है अविकारी शब्द क्या होते हैं। दोस्तों जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता अविकारी शब्द होते हैं। जिनमें लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जो अव्यय होते हैं दोस्तों वो अविकारी शब्द होते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछी गई है। तो दोस्तों आपको हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो कितनी होती है बताना है। आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं 32, 34, 33, 36। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। 33 जो होते हैं आपके व्यंजन होते हैं, प्लस 2 जो होते हैं द्वित व्यंजन होते हैं, प्लस इसके बाद द्विगुण व्यंजन, सॉरी यहाँ पर जो द्विगुण व्यंजन, द्वित नहीं द्विगुण बोलते हैं इसको। और फिर इसके बाद 4 जो होते हैं वो आपके होते हैं संयुक्त वर्ण, संयुक्त अक्षर। ठीक, छत्रज्ञ करके जो होते हैं। फिर इसके बाद जो आपका बचता है 13, 13 जो होते हैं वो स्वर होते हैं। तो दोस्तों याद रखिए ये कभी पूछा जा सकता है। तो ये व्यंजन का पूछा जाता है, स्वरों का। तो स्वर 13 होते हैं, 33 होते हैं व्यंजन, और इनको जोड़ेंगे तो 52 अर्थात 52 आपके टोटल स्वर टोटल अक्षर आ जाएंगे हिंदी वर्णमाला में। यहाँ पर दोस्तों काव्यांश को पढ़ना है, फिर उसके आधार पर आपको इनका जवाब देना है प्रश्नों का। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको ये पढ़ा है, बड़ा ही आसान था और बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, अच्छा था। अब यहाँ पर इसके आधार पर आपको जवाब देना है। कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है। गम के आंसू पीने की, आत्मसमर्पण की, फिर रुकावटों को ठोकर मारने की, कुछ भी न बनने की। तो दोस्तों यहाँ रुकावटों को ठोकर मारने की प्रेरणा दी है कवि ने। तो आपका सी पार्ट अगर आपने सही किया है तो सही है बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। लिखा हुआ है इन पंक्तियों में कायर का अर्थ है। कायर का क्या अर्थ है। सहज, समझौतावादी, चालाक, दुष्ट। दोस्तों इन पंक्तियों में कायर का अर्थ समझौतावादी है। ठीक, समझौता ना करो, उसमें ऊपर बताया भी गया है कि आपको समझौता नहीं करना है परिस्थितियों के अनुसार और अपने लक्ष्य में बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 18 है कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा है। तो आपके ऑप्शन रहे हैं कुछ भी बनना आसान है, कुछ भी बनना मुश्किल है, कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, कायर मनुष्य अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पर सी पार्ट सही हो जाएगा, कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। ठीक, आप इसको पॉज करके दोस्तों एक बार खुद से आप जो मैंने ऊपर पढ़ा है काव्यांश उसको एक बार आप पढ़ेंगे और खुद से इसके जवाब देने। मैं ज्यादा देर इसलिए नहीं रुक सकता, वीडियो लंबा हो जाएगा तो दोस्तों फिर देखने में इंटरेस्टिंग नहीं रह जाएगा, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी कराना हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ। पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो दोस्तों पाहन मतलब पत्थर होता है। ठीक, ये हो गया।
अब आपको 20वें प्रश्न का जवाब देना है। कवि का अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? आदर्शवादी, समझौतावादी, खून पसीना बहाकर, रुकावटों को ठोकर मार के। दोस्तों यहाँ पर समझौतावादी जीवन बेकार कहा। उस कवि ने तो कहा खून पसीना भी बहाइए, आदर्शवादी बनिए, रुकावटों को ठोकर मार के आगे कुछ भी बन, लेकिन कायर ना बन, मतलब समझौतावादी मत रहो अपने जीवन में, ठीक है, कुछ ना कुछ करो। अब नेक्स्ट यहाँ 21 क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर इसमें कहा गया कि इस समास में पहला पद होता है, मतलब किस समास में पूछा गया दोस्तों, तो किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? तो आपको बताना दोस्तों, द्विगु समास में आपका पहला पद संख्यावाचक होता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 22 में, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की। दोस्तों ये अध्ययन लिखा है, इसकी आपको बतानी है सही वर्तनी, कि सही लिखा है कि गलत लिखा है, सही होगा तो क्या होगा, अध्ययन 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 अध्ययन। दोस्तों सही लिखा हुआ था, और जो आपका बी पार्ट है वो सही हो जाएगा, अध्ययन, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बेमेल छांटना है। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 में जो चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से जो बेमेल है, अलग है, जो मेल नहीं खा रहा अन्य तीनों से, उसको छांट के बताना है। जैसे लिखा हुआ है, ऑप्शन ए दिया है 23 क्वेश्चन का, समस्या, खेद, कठिनाई, जटिलता। तो दोस्तों समस्या, खेद, कठिनाई, जटिलता में दोस्तों आपको पता चल रहा होगा कि समस्या तो एक मुसीबत हो गई, कठिनाई भी एक मुसीबत, जटिलता भी उसी समस्या का ही रूप होता है। तो आपका जो सही आंसर होने वाला खेद, क्योंकि खेद दुख को प्रकट करता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगर आपने बी पार्ट सही किया है तो बिल्कुल सही। हाँ, अब हम 24वें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें भी हमको बेमेल छांटना है। लिखा हुआ घर, प्रियजन, परिवार और बच्चे। तो दोस्तों घर जो है वो आपका एकदम अलग है, क्योंकि ये एक स्थान की बात करी गई, घर एक जगह है। जबकि परिजन तो आपके कोई व्यक्ति ही होंगे, परिवार भी में भी व्यक्ति होंगे, और बच्चों में भी व्यक्ति ही होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो दोस्तों उसे कौन सा समास कहते हैं? दोस्तों जो अव्ययी भाव समास होता है आपका, उसमें पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक, याद रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 26 क्वेश्चन में लिखा हुआ 26 में कि निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? दोस्तों निर्गुण भक्ति काव्य के बताना है, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, केशव में। दोस्तों सूरदास, तुलसीदास और केशवदास तो नहीं है, लेकिन आपके जो निर्गुण भक्ति काव्य के कवि पूछा गया था दोस्तों, कबीरदास निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख कवि हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? तो दोस्तों भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है 28वां प्रश्न है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो दोस्तों कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद ने लिखा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल में लिखी हुई है, किस काल की रचना है? दोस्तों इसको आप ट्राई करिएगा, किस काल की रचना है पृथ्वीराज रासो? दोस्तों ये आदिकाल की रचना है, ठीक। आपका ये पार्ट सही हो जाएगा। रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल की तो है नहीं दोस्तों। चंद्रवाद दाई ने लिखी थी पृथ्वीराज रासो, जो कि आदिकाल की रचना है, ठीक। कभी कभी इसका लेखक भी पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है, तो दोस्तों चंद्रवाद दाई ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि कर्कश शब्द का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। कर्कश मतलब होता है जो कड़ुआ हो, तो कठोर, विवेकी, मधुर, विनम्र। तो दोस्तों यहाँ पर आपका मधुर जो शब्द होता है वो कर्कश शब्द का बिल्कुल एग्जैक्ट विलोम होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा है 31 क्वेश्चन में बात करी गई कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर आप ट्राई करिएगा इसको। यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो का होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो छा होता है वो संयुक्त वर्ण होता है, और कैसे मिल के बनता है, का प्लस सा, ऐसे लिख के बनता है, ठीक। ये इन दोनों वर्णों को मेल खाने से जो आपका वर्ण बनता है छा बनता है, इसीलिए इसका क्रम क्या होता है, का के बाद ही आता है छा। अब अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों चलते हैं। लिखा हुआ है खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ बताना है, नीचे दिए गए विकल्पों में से। तो दोस्तों आप विकल्प देखेंगे, पहले ए पार्ट में दिया गया है पक्षियों की तरह बोलना, बी पार्ट में दिया गया पक्षियों की भाषा न जानना, पक्षी अपनी भाषा स्वयं बोलते हैं, तीसरे पार्ट में दिया गया है, और डी पार्ट में दिया है समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। तो दोस्तों आपका डी पार्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 33वें क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको पहला और छठवीं पंक्ति दी गई है एक उसकी, और या, रा, ला, वा जो पंक्तियां हैं उनको आपको उचित क्रम में सजाना है, जिससे कि आपका एक सही भावपूर्ण अर्थपूर्ण सेंटेंस बन जाए।
लिखा हुआ है, पहली पंक्ति में लिखा है जिस प्रकार, ठीक, और लास्ट की पंक्ति में लिखा है पर्याय होना चाहिए, और फिर बीच में लिखा है दहकना है उसी प्रकार उसके स्वभाव का मनुष्य का धैर्य अग्नि का धर्म। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा जिस प्रकार, फिर आपका जो होगा वो है अग्नि का धर्म, ये आ जाएगा आपका पहले पार्ट में जिस प्रकार, ये पहला होगा, पहले के बाद मतलब दूसरे नंबर पे ये आएगा जिस प्रकार अग्नि का धर्म उसके स्वभाव, उसके जिस प्रकार अग्नि का धर्म उसके स्वभाव, अग्नि का धर्म दहकना है, जिस प्रकार अग्नि का धर्म, फिर आपका ये होगा, एक मिनट, जिस प्रकार अग्नि का धर्म, यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर, फिर अग्नि का धर्म क्या दहकना है, ये तीसरे नंबर पर, जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, फिर उसके बाद आएगा उसी प्रकार मनुष्य का धर्म, ये जो है आपका हो जाएगा चौथे नंबर में, मनुष्य का धैर्य उसी प्रकार मनुष्य का धर्म उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए, मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का, ये आपका हो जाएगा 5वें नंबर पर, फिर ये हो जाएगा अपना 6। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस ये बन जाएगा जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर कौन कौन सा हो जाएगा, वा पहले आएगा, सबसे पहले वा, फिर इसके बाद वा या, फिर इसके बाद आएगा ला, फिर लास्ट में आएगा रा। तो एक बार लिख ले रहे हैं, वा, फिर आएगा या, फिर आएगा चौथे पे ला, फिर आएगा रा। अब ये जो आपके ऑप्शन में जिसमें भी हो गए, तो नीचे सरका के देखें, ये थे आपके वा या लारा, तो सी पार्ट में दोस्तों ये है, तो आपका सी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक। तो थोड़ा ध्यान पूर्वक करना होता है दोस्तों, तो ये आपका आसानी से सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ बताना है। तो दोस्तों मित्र, महापंडित, महामूर्ख, शत्रु, तो दोस्तों अक्ल का दुश्मन मतलब महामूर्ख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। यहाँ पर दोस्तों इसमें देखना है, अगर त्रुटि नहीं तो बताना है। तो धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर व्यर्थ लिखा बेकार में, तो दोस्तों ये आपका सुपरफ्लुअस यूज है, तो ये वाला पार्ट आपका हट जाएगा, तो बी पार्ट आपका गलत मान लिया जाएगा। धनवान को सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, बस इतना आपको बताना, तो आपका बी पार्ट यहाँ पर हटा देना है, ये सुपरफ्लुअस है, ओवर यूज होगा इसका। यहाँ पर 36वें क्वेश्चन में बात करी गई है, दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द छांटना है। लिखा है सर्वोत्तम में दोस्तों यहाँ पर ता पे थोड़ा सा इस तरह लगाना पड़ता है, सर्वोत्तम, ठीक, जैसे ऐसे लिखते हैं ना। और संसारिक होता है, बड़ा सा होगा। सच्चिदानंद, कीर्ति में दोस्तों जो कीर्ति ऐसे लिखा जाता है, कीर्ति, तो आपका जो सच्चिदानंद है वही आपकी शुद्ध वर्तनी है, बाकी ये अशुद्ध लिखी हुई। आपको बताना है उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में। तो दोस्तों शब्द की शुरुआत में उपसर्ग लगाते हैं, प्रत्यय जो लगाते हैं वो शब्द के अंत में लगाते हैं, ठीक, आदि मतलब शुरू में। मिठास में किस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग किया? तो दोस्तों मिठास में आस जो है आपका वो प्रत्यय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों सत्याग्रह का संधि विच्छेद होगा सत्य धन आग्रह, ठीक, सत्याग्रह हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों दो वर्गों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। तो दो वर्गों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है दोस्तों उसे हम संधि कहते हैं। यहाँ पर आपका ए पार्ट सही हो जाएगा। फिर तो दोस्तों ये इतने ही जो 40 प्रश्न पूछे गए थे वीडियो 2016 की परीक्षा में हिंदी के, आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिए गए हैं। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के मध्य में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम किसी और एग्जाम का हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।